हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का बैंकिंग चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहली बात, हमारे देश के अंदर 8 टाइप्स के बैंक होते हैं, जिसके अंदर से 2 ही हमारे सिलेबस के अंदर है। एक कमर्शियल बैंक है हमारा और दूसरा हमारा जो है वो सेंट्रल बैंक है। तो आज हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कमर्शियल बैंक की मीनिंग से। सबसे पहले कमर्शियल बैंक की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, यानी कि ये बैंक है तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, मनी के अंदर जो है ये ट्रांजेक्शन करता है। विच परफॉर्म द फंक्शंस, ये किन फंक्शंस के अंदर परफॉर्म करता है, मेनली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसका सबसे मेन काम है पब्लिक से क्या एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और उस डिपॉजिट का इस्तेमाल लोगों को लोन देने में करना, पब्लिक को लोन देने के लिए करना। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, मेकिंग प्रॉफिट। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, द मेन मोटिव ऑफ कमर्शियल बैंक। तो क्या मोटिव होता है इनका, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, हमारे आसपास कुछ कमर्शियल बैंक है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक, बहुत सारे बैंक है हमारे आसपास कमर्शियल बैंक। तो ये 1 नंबर की डेफिनेशन होती है, आप इसे पैराग्राफ में लिखोगे पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। कई बार ये बीच में भी क्वेश्चन आ जाता है, एम क्या होता है, तो हम लिखेंगे एम होता है इनका प्रॉफिट मेक करना। अगले नंबर पे आते हैं इसके फंक्शंस पे। इसका पहला फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कमर्शियल बैंक सबसे पहला काम तो यही करती है, पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, क्योंकि उसी डिपॉजिट का इस्तेमाल करके वो लोन देकर प्रॉफिट मेक करने का काम करती है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के अंदर जनरली वो 3 तरीके के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। एक करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, इसे करंट अकाउंट डिपॉजिट कहते हैं। सेविंग अकाउंट में सेविंग डिपॉजिट्स लेती है, और फिक्स अकाउंट के अंदर वो क्या करती है, फिक्स डिपॉजिट्स लेती है। तो मेनली 3 तरीके के अकाउंट वो ओपन करती है। अब इन तीनों अकाउंट को एक एक करके समझना है। सबसे पहले हम करंट अकाउंट में लिखा है कि ऐसी डिपॉजिट्स विच आर पेएबल ऑन डिमांड, जिसे डिमांड करने पर पे किया जाता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इस अकाउंट की पहचान क्या है, करंट अकाउंट की, इस अकाउंट के अंदर हम कितनी भी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि कितनी भी बार पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। दूसरे नंबर पे बैंक इसमें कभी भी हमारे को इंटरेस्ट नहीं देता, यानी करंट अकाउंट होल्डर को कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। इस तरीके का अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन आपको पता होगा दिन भर में लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं, कभी सेल है, कभी परचेज है, कभी पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, कभी किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, कभी किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और इस अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती विड्रॉ में और डिपॉजिट में, तो बिजनेसमैन इसको प्रीफर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बैंक रेगुलर बेसिस पे स्टेटमेंट सेंड करने का काम करता है, बताता रहता है आपके अकाउंट में कितने कितने पैसे आ रहे हैं और कितने कितने जा रहे हैं। तो इस तरीके का अकाउंट, अगर आप करंट अकाउंट आएगा तो एग्जाम के अंदर ये चारों पॉइंट हमें क्लियर करने हैं। अगले नंबर पे हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट ज्यादातर जो फैमिली होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, वो ओपन करवाते हैं, और इसका मेन मोटिव होता है स्मॉल सेविंग्स को क्या करना, डिपॉजिट करवाना या सेव करना। तो इसके अंदर क्या क्या बातें याद रखेंगे, डिपॉजिट्स विच आर पेएबल ऑन डिमांड बट सम रिस्ट्रिक्शन। याद रखना है, सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है वो डिमांड करने पर मिल तो जाता है, बैंक से वापस तो मिल जाता है, यानी पैसा विड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें कुछ लिमिट होती है। अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट होती है। कुछ बैंक वीक में बोलते हैं कि 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कुछ बोलते हैं कि मंथ के अंदर आप 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन होती है अलग अलग बैंकों की। इस पे इंटरेस्ट मिलता है बट लेस देन फिक्स डिपॉजिट, इस वाले अकाउंट से कम इंटरेस्ट मिलता है। इस तरह के अकाउंट हाउस होल्ड या फर्में ओपन करवाती है। फर्में इस तरीके का वो फर्में इस तरीके का अकाउंट ओपन करवाती हैं जिनके बिजनेस में ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती। सेंट रेगुलर इंटरवल स्टेटमेंट, इसमें भी आपको स्टेटमेंट मिल जाता है टाइम टू टाइम कि हमारे अकाउंट के अंदर कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना विड्रॉ हो रहा है। एक लास्ट होता है फिक्स अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर एक फिक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट करवा दिया जाता है, और वो टाइम पूरा होने के बाद 2 इयर्स 3 इयर्स हम उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। डिपॉजिट्स फॉर अ फिक्स टर्म के लिए पैसा डिपॉजिट होता है, हाई रेट इंटरेस्ट मिलता है। रीजन क्या है, एक बार बैंक में पैसा गया, बैंक इस पैसे का इस्तेमाल अच्छे से करता है, खूब सारा इंटरेस्ट कमाता है, इसलिए हाई रेट इंटरेस्ट जो है इस अकाउंट होल्डर को देता है। हाउस होल्ड और फर्में इस तरीके का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं मिलता। स्टेटमेंट किस चीज की मिलेगी, जब ट्रांजैक्शन ही नहीं होती बीच में। तो हमने पहला काम पढ़ लिया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब हम इसका सेकंड फंक्शन पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंकों का सेकंड फंक्शन होता है
एडवांसिंग लोन। जनरली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन को हम कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाता है कि प्राइमरी फंक्शन लिखिए कमर्शियल बैंक के, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को एक्सप्लेन करोगे जो भी समझाया था, और एडवांसिंग लोन को एक्सप्लेन करोगे। बैंक जनरली 3 तरीके के लोन ग्रांट करता है, कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म क्रेडिट। एक एक करके समझाता हूं, एग्जाम के अंदर यही पॉइंट्स लिखकर आने हैं आपको। कैश क्रेडिट में सबसे पहले आपको समझाता हूं क्या होता है। देखो, कैश क्रेडिट के अंदर जो लोन लेने वाला पर्सन होता है, बैंक देखता है कि उसकी कितनी सिक्योरिटी मेरे पास है। उन सिक्योरिटीज को देखते हुए, सिक्योरिटी मतलब शेयर डिबेंचर, उन सिक्योरिटीज को देखते हुए बैंक उसके लिए एक लिमिट सैंक्शन कर देता है कि आपको मान लो 12 लाख तक का क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है। लेकिन उस 12 लाख की लिमिट में से बंदे ने सिर्फ कितने रुपए विड्रॉ करे, 6 लाख विड्रॉ करे तो इंटरेस्ट भी 6 लाख पे लगेगा। अगर 8 लाख विड्रॉ करे तो 8 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो दोनों बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर क्रेडिट की लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है, और किसको देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए। इस तरीके का लोन प्रोड्यूसर, ठीक है, और ट्रेडर्स लेते हैं। जनरली इंटरेस्ट लगता है अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ, जितना अमाउंट विड्रॉ हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगले नंबर पे आता है डिमांड क्रेडिट। ये डिमांड क्रेडिट कैसा होता है, एक ऐसा लोन जो बैंक ने ग्रांट किया जिसे बैंक जब मर्जी रिकॉल कर सकता है। बैंक का जब मन करेगा, बैंक जब उसको वापस मांग लेगा। मान लो बैंक ने आज लोन आपको ग्रांट करा और 4 महीने के बाद बैंक को जरूरत है, तो बैंक आपको उसको रिकॉल कर सकता है। दिस लोन रिकॉल ऑन डिमांड बैंक एनी टाइम। कह रहा है कि बैंक किसी भी टाइम इस वाली क्रेडिट को रिकॉल कर सकता है। इस तरीके का जो लोन होता है वो सिक्योरिटी ब्रोकर, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर शेयर डिबेंचर को खरीदने बेचने का काम करते हैं, वो लोग ज्यादातर लेते हैं। याद रखना है इस चीज को। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे लगता है, अमाउंट ऑफ लोन। इससे मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में जितना भी लोन ट्रांसफर हुआ आपने उसमें से कितना विड्रॉ करा। अगर बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा है तो पूरे 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने कितना विड्रॉ करा है वो मैटर नहीं करता। शॉर्ट टर्म लोन पे आ जाते हैं। ज्यादातर इस तरीके का लोन हम लोग लेते हैं, जो हाउस होल्ड होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन ज्यादातर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कार खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है, घर खरीदने के लिए लोन लिया जाता है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर आ जाते हैं। दिस लोन इज गिवन एज पर्सनल लोन। सारे पर्सनल लोन शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट के अंदर कवर होते हैं। ये हाउस होल्ड और फर्म्स लेती हैं ज्यादातर। इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ लोन, जितना अमाउंट ऑफ लोन मिला है, विड्रॉ से मतलब नहीं है, जितना लोन मिला सब पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो ये सेकंड हमने जो फंक्शन समझा बैंक कमर्शियल बैंकों का। तो थर्ड फंक्शन हम इसका समझने वाले हैं बच्चों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, ध्यान से समझना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर कमर्शियल बैंक अपने कुछ रिलायबल कस्टमर को, जिनका बैंक के अंदर करंट अकाउंट है, उन्हें ये परमिशन देता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे डिपॉजिट हैं आप उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हो एक लिमिट तक। इस फैसिलिटी को हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली है तो बैंक ने मुझे परमिशन दी कि आपके अकाउंट में जितने पैसे डिपॉजिट आप उससे 5 लाख रुपीस ज्यादा निकाल सकते हो। तो मेरे अकाउंट में मान के चलो डिपॉजिट है 2 लाख, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए निकाल सकता हूं, 7 लाख रुपए बैंक से क्या कर सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं। इस फैसिलिटी को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कमर्शियल बैंक्स अलाउइंग कस्टमर ओवरड्रॉ, कुछ कस्टमर्स को ओवरड्रा की फैसिलिटी देता है जिनका बैंक के अंदर करंट अकाउंट है। सेविंग अकाउंट होल्डर को नहीं मिलता, फिक्स डिपॉजिट वालों को नहीं मिलता, लेकिन कितना, अप टू एन एग्रीड लिमिट। यानी बैंक बताता है, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कितना भी पैसा ओवरड्रॉ कर सकते हैं, एक लिमिट बताता है। जैसे मेरे केस में बैंक ने बताया 5 लाख। बैंक इसके ऊपर क्या चार्ज लेता है, इंटरेस्ट चार्ज लेता है। अगले नंबर पे बैंक ये लिमिट कैसे तय करता है, बैंक ये लिमिट तय करता है सिक्योरिटीज को देखते हुए जो आपने बैंक के पास जमा करवाई है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर, एलआईसीज, पॉलिसीज। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका फंक्शन समझते हैं। बच्चों, कमर्शियल बैंक का जो नेक्स्ट फंक्शन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडीज। तो 11th क्लास में जिन बच्चों के पास कॉमर्स स्ट्रीम थी वो तो इसको समझ गए होंगे, लेकिन आज आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों को मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखो होता क्या है कि हमारे बिजनेस के अंदर जनरली जितने भी काम आजकल होते हैं या ट्रांजैक्शन होती है वो कैश में ना होकर ज़्यादातर क्रेडिट में होता है। आजकल ये बिजनेस का रूल है
कि भाई क्या होता है, ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन होती है, वो उधार के अंदर, क्रेडिट के अंदर होती है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ इस बात को, कि मैंने किसी पर्सन को 10,000 रुपीज़ का सामान सेल करा। अब उस पर्सन से मुझे 10,000 रुपीज़ लेने, वो पर्सन बोलता है कि भाई कैश तो नहीं है, एक काम करता हूँ मैं तुझे एक बिल लिखकर और बिल दे देता हूँ। उस व्यक्ति ने मुझे बिल लिखकर दे दिया उस पर्सन ने, और बोला कि 3 महीने के बाद मेरे बैंक अकाउंट से जाकर आप इस बिल को दिखाकर पेमेंट ले लेना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बिल लेकर घर पे आ गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ गई। मैंने देखा यार कहीं पर भी कैश नहीं है, मैंने देखा एक बिल पड़ा हुआ है मेरे पास। मैं बिल को लेकर बैंक में चला गया। बैंक को जाकर मैंने बिल दिखाया, मैंने बोला सर मुझे पेमेंट चाहिए। बैंक क्या बोलेगा, भाई 3 महीने पहले आ गया पेमेंट लेने, 3 महीने बाद की डेट लिखी हुई है, तुम्हें आना था 3 महीने बाद। मैंने बोला सर देख लो आज अर्जेंट है पैसों की, 3 महीने बाद पता नहीं पैसों की जरूरत हो या ना हो, आज मुझे बड़ा अर्जेंट है पैसों, आज चाहिए पैसे। मैंने बोला सर देखो कुछ हो जाए तो बैंक ने बोला चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, 10,000 का बिल है, मैं इस बिल की पेमेंट तुम्हें अपनी तरफ से कर देता हूँ, क्योंकि ये जो बिल वाला व्यक्ति है ये तो आपको 3 महीने बाद पेमेंट देगा। ठीक है, तो बैंक ने क्या करा, मुझे अपनी तरफ से पेमेंट दे दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक पूरे 10,000 रुपीज मुझे नहीं देगा, बैंक उसमें से अपना कुछ कमीशन काट लेगा, क्योंकि वो पहले पेमेंट दे रहा है। तो मैं मान के चलता हूं बैंक ने 500 काट लिए कमीशन के तौर पे, और बैंक ने मुझे 9,500 रुपीज अभी दे दिए। तो मैं पेमेंट लेकर घर आ गया। जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो अब वो बिल किसके पास है, बैंक के पास। बैंक उस पर्सन से पैसे ले लेगा जिस पर्सन से मुझे लेने थे। इसका रिजल्ट क्या निकला, अगर इसका कंक्लूजन क्या निकला बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो मैं आपको समझाऊं। किसी भी बिल की पेमेंट बैंक ड्यू डेट से पहले कर देता है तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, तो बैंक इस तरीके की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। बैंक कैन पेमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। देखो 3 महीने के बाद की ड्यू डेट थी, लेकिन मुझे 2-3 दिन बाद ही पेमेंट मिल गई। ठीक है ना, ड्यू डेट से पहले बैंक ने मुझे पैसे दे दिए। क्योंकि टाइम से पहले बैंक ने पैसे दिए तो बैंक इस फैसिलिटी के लिए क्या करता है, कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन हमसे ले लेता है। तो आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की जो फैसिलिटी है कमर्शियल बैंक की वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शंस पे। देखो बैंक के पास जो पैसा है, बैंक उसका इस्तेमाल लोन ग्रांट करने में भी कर सकता है, या बैंक उसको इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकता है कहीं पे। बैंक जनरली 3 तरीके की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। वो कौन कौन सी है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की अपनी कंपनी होती है तो गवर्नमेंट की कंपनियों के शेयर डिबेंचर खरीद सकता है। अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अंदर भी, अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अंदर बहुत तरीके की सिक्योरिटी आती है, इनमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी आ जाती है, या गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज से जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती है। अदर सिक्योरिटीज में हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटीज यानी शेयर डिबेंचर आ जाते हैं। तो इनमें इन्वेस्टमेंट करके भी बैंक पैसा कमा सकता है। अगले नंबर पे आते हैं बैंक की कुछ एजेंसी फंक्शंस दे सकते हैं। बैंक एज अ एजेंट भी काम करता है, ट्रांसफर ऑफ फंड का काम करता है। भाई गांव में हमारा कोई रिलेटिव रहता है, हमें क्या करना है, उसे पैसे भेजने, अपने अकाउंट से सीधा उसके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड। कलेक्शन ऑफ फंड, मेरे को किसी कस्टमर से पैसे लेने, मैंने अपने कस्टमर को अकाउंट नंबर दिया, मैंने बोला भाई डायरेक्ट मेरे अकाउंट के अंदर सेंड कर दे, क्या है, कलेक्शन ऑफ फंड। पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, बिजली का बिल पे करना है, वाटर का बिल पे करना है, फोन में रिचार्ज करवाना है, ठीक है, तो हमारे बिहाफ पर हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देता है बैंक। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट, आपने किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर खरीदे हुए हैं तो बैंक अपने आप हमारे डिविडेंड को, हमारे इंटरेस्ट को कलेक्ट करने का हमारे बिहाफ पर काम करता है। कुछ जनरल यूटिलिटीज समझ लेते हैं 7वें नंबर पे। बैंक लॉकर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। हम अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, कुछ भी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हम उसको बैंक में सेफली रख सकते हैं। इसके लिए बैंक को कुछ फीस देनी होती है जिसे हम लॉकर फैसिलिटी कहते हैं, और लॉकर फीस देनी होती है तो हमारा वो सामान सेफली बैंक अपने पास रख लेता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम कमर्शियल बैंकों के पास दुनिया की किसी भी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। हमें डॉलर चाहिए तो हम रुपीस लेके जाएंगे, उनसे डॉलर ले सकते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग रेट पे, जो रेट मार्केट के अंदर चल रहा होगा। ट्रैवलर्स चेक, कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ का सारा खर्चा बैंक हमारा उठा लेता है, बैंक हमारे बिहाफ पर सारा पेमेंट कर देता है। तो लास्ट इसका जो काम है वो है क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर। ये इसके ऊपर पूरी एक क्लास बनाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कई बार 4 नंबर का। अब जितने भी फंक्शन मैंने आपको समझाए हैं, टोटल मिलाकर मैंने यहाँ पर 8 फंक्शन आपको बताए।
देखो शुरू के जो दो फंक्शन होते हैं, एडवांसिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और एडवांसिंग लोन, ये होता है कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन। उसके बाद जितने भी बच गए वो सारे कौन से होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। इतना याद रखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, जिसमें मैंने आपको कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन समझाई, कमर्शियल बैंक के फंक्शन समझाए। सिर्फ एक फंक्शन रहता है, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा।